Hello everyone, welcome to our channel. So now today's my topic is determinant and its properties. मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको पिछले 2 वीडियोस में कवर करवा चुकी हूँ। अब आज वाले वीडियो में हम डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक भी कवर करेंगे, जिसमें साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ के साथ ही मैं आपको करवाती हुई जाऊँगी, आरपीएससी के भी और स्टेट में आए हुए क्वेश्चन दोनों। ठीक है, साथ के साथ मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी डिटर्मिनेंट फाइंड करने की। कभी कभी कई लेंदी डिटर्मिनेंट्स पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो उनको विद इन 5 सेकेंड हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो ट्रिक्स भी मैं आज वाली वीडियो में आपको साथ के साथ ही बताऊंगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मेंशन किया डिटर्मिनेंट, यानी इस पूरे वीडियो में मैं डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में इस सिंबल से मेंशन करूँगी डेल्टा। ठीक है, तो अगर कहीं भी ये सिंबल लिखा होगा डेल्टा, इसका मीनिंग होगा डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक, अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो सब हमें पता है, हम डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कंसिडर किए 2 मैट्रिक्स ए एंड बी, जिनका ऑर्डर सेम है। ठीक है ना, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये भी n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। फिर नंबर 1 प्रॉपर्टी हम मेंशन की है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बोथ आर सेम। ए ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है कि हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में। तो जब हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो उस केस में डिटर्मिनेंट कभी चेंज नहीं होता, इसकी जो डिटर्मिनेंट होगी वही इसकी डिटर्मिनेंट होगी। तो ये प्रॉपर्टी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक, फिर नंबर 2 है इफ़ वन ऑफ द रो या फिर कॉलम इज़ 0 देन डिटर्मिनेंट इज़ ऑलवेज 0। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसका आपको बोला जाए डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो इस डिटर्मिनेंट में या तो कोई कॉलम हो या फिर कोई रो हो। अगर इनमें से कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 के इक्वल है तो फिर मैट्रिक्स को तो फिर डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप बोल देंगे आंसर क्या होगा 0 विदाउट सॉल्विंग। एक से ज़्यादा होगा तो भी आंसर सेम होगा, बट एटलीस्ट अगर 1 कॉलम या 1 रो 0 के इक्वल है तो डिटर्मिनेंट क्या होगी 0 के इक्वल। ठीक, फिर नंबर 3 है इफ़ एनी 2 रो या कॉलम आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मीनिंग क्या है, सेम। कि जैसे हमने यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आपको दे दी, उसको बोला डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो ये अगर ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, यानी दोनों रो क्या है, इक्वल है। तो आइडेंटिकल का मीनिंग है 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम ए बी सी इस तरीके से सेम है, तो उस केस में आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, डायरेक्ट देख के भी आप आंसर बता सकते हो उस केस में कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर इक्वल है तो आंसर क्या होगा 0। ठीक, फिर नंबर 4 है इफ़ वी इंटरचेंज एनी 2 रो या कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आप इंटरचेंज करते हो, इंटरचेंज का मीनिंग R1 R2 को, ये R1 है ये R2 है, अगर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हो, R2 को R1 में, R1 को R2 में, तो जब इंटरचेंज करते हैं तो जो फाइनल आंसर है वो माइनस से मल्टीप्लाई होता है। तो जितनी बार इंटरचेंज करते हैं उतनी बार माइनस मल्टीप्लाई होते जाते हैं। अगर आपने एक ही डिटर्मिनेंट में 2 बार इंटरचेंज कर दिया, ठीक है ना, R1 को R2 से और R2 को R3 से, तो फिर माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होकर वो आंसर क्या बन जाएगा, वापस से पॉजिटिव। क्लियर। तो अगर हम रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, जितनी बार इंटरचेंज करेंगे उतनी बार माइनस से मल्टीप्लाई होता जाता है आंसर, और डिटर्मिनेंट में उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक, फिर नंबर 5 है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, इस पर क्वेश्चन आप भी रखें आपके स्टेट और आरपीएससी दोनों एग्जाम में। क्या प्रॉपर्टी है कि यदि कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है n क्रॉस n, हमें उसका फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। बट कब फाइंड करना है, जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी कांस्टेंट से, लेट इट बी k। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इसके इक्वल होगा k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ है। जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतनी पावर आप k पे लगा के उसको बाहर निकाल दीजिए और a के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या होगा, सेम। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी मैं इन सब पे बेस्ट क्वेश्चन करवाऊँगी, ये एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, बट क्वेश्चन तभी हम कर पाएंगे जब आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद होंगी, जो मैं अभी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको लिखवाने वाली हूँ।
ठीक। फिर नेक्स्ट नंबर 6 प्रॉपर्टी है कि यदि आपको फाइंड करना है ए बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो आप मल्टीप्लिकेशन का मत फाइंड करिए, आप दोनों को अलग अलग डिटर्मिनेंट फाइंड कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर सेम होगा, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट बी ये और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर इस पे बेस मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ है इनको कंबाइन करके मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि लेट ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस ऑफ 3x3 ऑर्डर सच दैट ए का डिटर्मिनेंट आपको दे दिया -1, बी का डिटर्मिनेंट दे दिया 3 और आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछा है 3AB जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट पूछा गया है। अब ए का ऑर्डर है 3, बी का ऑर्डर है 3, तो ए बी का ऑर्डर भी क्या होगा 3x3, ठीक है। तो अगर ये 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो जब 3 बाहर आएगा तो 3 की पावर जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है यानी 3 यहाँ पे अप्लाई होगा और फिर ये क्या बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब यहाँ पे फिर आप नंबर 6 प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि दोनों को अलग अलग कर दीजिए। अब जैसे अलग अलग किया तो दोनों की वैल्यूज़ आपको गिवन है, ये पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा -81। कहाँ गिवन है, बी ऑप्शन में, तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नंबर 7 प्रॉपर्टी है कि व्हेन वी अप्लाई रो या कॉलम ऑपरेशन देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नेवर चेंज। मीन्स अगर डिटर्मिनेंट में आप रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं वो अप्लाई कर देते हो, जैसे आप कहते हैं ना R2 में चेंज करते हैं R2 के R1, इस तरीके से ऑपरेशन अप्लाई कर देते हो, तो उस केस में यहाँ पे प्रॉपर्टी कहती है कि जो डिटर्मिनेंट है वो कभी चेंज नहीं होता। जो स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स गिवन थी और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिली है, दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमेशा सेम होगा। अब इस चीज़ को मैंने एक छोटे से एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि सपोज आपको एक ये 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट हम सिंपल तरीके से जैसे फाइंड करते हैं वैसे फाइंड किया, तो ये मिल गया आपको -4, ठीक। अब यदि हमने इस पर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई किया, R2 में चेंज किया R2 के 5R1, तो ये आपके पास ये डिटर्मिनेंट मिलेगी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन आंसर क्या होगा -4, फिर से आपको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे तो भी आंसर क्या मिलेगा, सेम -4। तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी ये है कि रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पर डिटर्मिनेंट कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है ना, नेवर चेंज। क्लियर। अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट नंबर 8 प्रॉपर्टी है लिमिट ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। अगर डिटर्मिनेंट की लिमिट फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या रूल होता है वो हम देखते हैं यहाँ पे कि सपोज आपको ये डिटर्मिनेंट गिवन है जिसमें अंदर जो एलिमेंट है वो सारे एक्स के फंक्शन है, ठीक। तो जहाँ जहाँ भी एक्स का फंक्शन है वहाँ आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने सारे 9 एलिमेंट एक्स के फंक्शन कंसिडर किए और आपको बोला गया कि डिटर्मिनेंट की लिमिट फाइंड करें, तो आप यहाँ पर पहले सभी फंक्शंस की यहाँ पर लिमिट फाइंड कर लीजिए और देन उसके बाद जो आंसर होगा उसकी डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, ठीक। अब यहाँ कंडीशन अप्लाई है कि प्रोवाइडेड ईच ऑफ 9 लिमिट्स आर एग्जिस्ट। अगर इनमें से कोई भी एक लिमिट ऐसी है कि एग्जिस्ट नहीं करती है तो फिर डिटर्मिनेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी उस टाइप के मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे ऐसे ही फंक्शन गिवन होंगे जिनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको डिटर्मिनेंट की लिमिट पूछी गई है। क्लियर। तो यहाँ पे ये लिमिट ऑफ द डिटर्मिनेंट की नंबर 8 प्रॉपर्टी है। फिर नंबर 9 प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, कि किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए रूल होता है कि सपोज मैंने यहाँ पे अगेन सारे के सारे जो 9 एलिमेंट्स हैं वो कंसिडर किए एक्स के फंक्शन। तो अगर सारे 9 एलिमेंट एक्स के फंक्शन हैं तो रूल ये होता है कि पहले आप फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बाकी जो सेकंड एंड थर्ड रो है उसको एडिट ही रखिए, फिर प्लस, फिर सेकंड रो का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को एडिटिस, फिर प्लस, फिर आप थर्ड रो को डिफरेंशिएट कीजिए और फर्स्ट और सेकंड को एडिटिस, ठीक। अगर सपोज यहाँ पे ये वाली जो रो है वो यहाँ पे एक्स का फंक्शन नहीं है, केवल फर्स्ट एंड सेकंड है, तो फिर आपको ये 2 फॉर्म लिखनी होगी, थर्ड फॉर्म आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैसे वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ एक्स का फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप इस रूल को फॉलो करते हुए डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। क्लियर हो गया कैसे करना है अपने को। तीनों रो यहाँ पे एक्स का फंक्शन है तो पहले फर्स्ट रो को करेंगे, सेकंड एंड थर्ड को एडिटिव, प्लस फिर सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को एडिटिव, प्लस
फिर थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज़। ये डिफ्रेंशिएशन का रूल है। नाउ इंटीग्रेशन, कि हाउ कैन यू इंटीग्रेट अ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में इंटीग्रेट करने के लिए एक चीज़ याद रखनी होगी कि मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखी इस फॉर्म में, केवल फर्स्ट रो को ही मैंने कंसिडर किया एक्स का फंक्शन, बाकी सेकंड एंड थर्ड रो को मैंने कंसिडर किया कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन के केस में या तो कोई एक रो यहाँ पे एक्स का फंक्शन होगी या फिर कोई एक कॉलम एक्स का फंक्शन होगा। अगर एक से ज़्यादा है तो फिर कैसे करेंगे वो मैंने यहाँ नीचे नोट लगा के लिखा हुआ है, वो अभी मैं बताऊँगी। बट केवल यदि कोई भी एक रो, नॉट इवन फर्स्ट रो, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम यदि एक्स का फंक्शन है तो फिर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है ए टू बी लिमिट के बीच में, तो यहाँ एक्स का फंक्शन है, इन सबको भी ए से बी के बीच में इंटीग्रेट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो आंसर मिलेगा वो डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। ठीक, अब नोट लगा के लिखा हुआ है कि इफ़ मोर देन वन रो या कॉलम आर वेरिएबल ऑफ डेल्टा एक्स, मीन्स ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट में एक से ज़्यादा रो या कॉलम एक्स के फंक्शन है, ठीक है ना, वेरिएबल है। देन इन ऑर्डर टू फाइंड, तो उस केस में यदि हमें डिटर्मिनेंट की इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा तो फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट वी इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट डेल्टा एक्स, आफ्टर डेट वी इंटीग्रेट इट। तो ऐसे केस में फिर पहले आपको जो डिटर्मिनेंट का जो बेसिक रूल होता है उस रूल से आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करनी होगी और फिर जो आंसर होगा उसको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक, यहाँ पे ये वाले रूल फॉलो नहीं होंगे जो मैंने अप्लाई किए। जैसे यहाँ पे सब पे लिमिट अप्लाई कर दी तो आप सब पे इंटीग्रेट करेंगे, नहीं। यहाँ मैंने अलग अलग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया था, आप अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, नहीं। इंटीग्रेशन का एक अलग रूल है, एक से ज़्यादा रो या कॉलम एक्स से फंक्शन है तो पहले आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी होगी, देन फाइनल आंसर को इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू गिवन लिमिट। क्लियर। फिर नंबर 9 प्रॉपर्टी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और जिसका ऑर्डर क्या है ओड, ठीक है ना, ऑड का मतलब 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ओड ऑर्डर की अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। अब नंबर 1 स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है वो मैंने मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी में बता दिया है कि कैसे हम चेक करेंगे, कैसे हमें फाइंड करना होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें पता है तो उसके बाद फिर एक और कंडीशन अप्लाई कर दी, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस ऑड ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको जब आप चेक करेंगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। और ये यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन एंड बची हुई जो प्रॉपर्टीज़ हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे, ये HTET 2013 में आए हुए हैं तीनों क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन तो 13 और 19 में रिपीट हुआ है और तीनों क्वेश्चन यहाँ पर डिटर्मिनेंट के हैं। 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे गिवन था कि इफ़ एफ ऑफ एक्स बराबर दिस डिटर्मिनेंट cos x 1 0 1 2 cos x 1 0 1 2 cos x, तो हमें फाइंड करना था इस फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिमिट के बीच में। तो अभी जस्ट मैंने लास्ट वाली प्रॉपर्टी बताई थी इंटीग्रेशन की, वो यही थी कि केवल यदि कोई एक वन रो या कोई एक कॉलम एक्स का फंक्शन है तो आप डायरेक्ट यहीं पे इंटीग्रेट करके फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। बट यदि दो या तीनों रो एक्स के फंक्शन हैं तो फिर हमें पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी है, देन उसके बाद इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक, यहाँ पे तीनों रो में एक्स के फंक्शन है तो पहले जैसे हम सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना होगा। cos x ये मल्टीप्लाई होगा 4 cos स्क्वायर एक्स -1, फिर यहाँ से माइनस और ये सॉल्व करेंगे 2 cos x और ये 0। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो cos 3x का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। तो cos 3x एंड sin 3x के फॉर्मूले याद रखने होंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री में, जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। तो अगर ये याद है हमें तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे cos 3x। जैसे cos 3x लिखा तो अब जो फंक्शन ऑफ x है वो सिंपली हमारे पास इतना सा फंक्शन आ गया cos 3x। अब इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 के बीच में, तो दैट मीन आपको इसको इंटीग्रेट करना है। सिंपल इंटीग्रेशन होता है दिस वन, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से π/2, तो cos 3 π/2 कितना होता है -1। आंसर क्या होगा -1/3। कहाँ गिवन है ए ऑप्शन में, तो ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर।
ठीक। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी 13 में आया था। इसमें 2 डिटर्मिनेंट आपको गिवन है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट है इस फॉर्म में, सेकंड है इस फॉर्म में, और फिर ABCD 4 ऑप्शन में इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन दोनों को पहले क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है ना। जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1 इक्वल टू एक्स, फिर x² माइनस AB, वो यहाँ लिख दिया माइनस के B, फिर AX माइनस AB प्लस B, फिर AX माइनस A² माइनस AX। ठीक। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पे आपको ये वाली एक इक्वेशन मिलेगी डेल्टा 1x। इन दोनों में डिफरेंशिएशन गिवन है तो हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन भी कर दिया। इसमें 3 कॉमन ले लिया तो ये आएगा 3x² माइनस AB। अब जो सेकेंड डिटर्मिनेंट है वो तो सिंपल है, 2 क्रॉस 2 के उसको सॉल्व करेंगे वो ये मिलेगा। तो जब इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो वो रिलेशन ये मिल रहा है। ये किस ऑप्शन में आपको गिवन है, C ऑप्शन में, तो C हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन है, कईयों में प्रॉपर्टी लगेगी, कईयों में प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होगी। अब नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है वो 13 में भी आया था, सेम क्वेश्चन एज इट इज 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, उसमें भी पूछा गया। क्या क्वेश्चन है कि ये जो एक डिटर्मिनेंट है वो इस फॉर्म में गिवन है। ठीक है ना, 1 sin θ 1 माइनस sin θ 1 sin θ माइनस 1 माइनस sin θ एंड 1 देन। तो ये जो डिटर्मिनेंट है उसकी जो वैल्यू है वो किन 2 नंबर्स के बीच में लाई करेगी, 2 एंड 3 के बीच में, 3 एंड 4, 2 एंड 4। तो 2 एंड 4 पे यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे सेमी ओपन सेमी क्लोज, यहाँ पे दोनों साइड से ओपन और नन ऑफ दीज। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिटर्मिनेंट को ओपन करना होगा। हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, तो सिंपल जो डिटर्मिनेंट का मेथड है उससे हम इसको ओपन करेंगे और इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो लास्ट में डिटर्मिनेंट आपको ये मिल जाएगी 2 1 प्लस sin² θ। ठीक। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ आपको ये देखना होगा, हमें पता है कि जो थीटा की वैल्यू होती है साइन कोस में वो कैसे होती है, 0 से 2π के बीच में। ठीक है ना, इस इंटरवल के बीच में इसकी डिफरेंट वैल्यू मिलती है, उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है। ठीक। अब यहाँ पे sin² θ है, अगर sin θ होता सपोज तो इसके मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। बट अगर sin² θ है तो मैक्सिमम वैल्यू तो हो जाएगी 1, बट मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 0। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे sin² θ मैक्सिमम वैल्यू 1, सो दैट इज़ यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2। तो ये डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 4, और sin² θ की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0। तो 0 का मीनिंग है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा 2 एंड 4 के बीच में लाई करेगी, ना तो उससे कम होगी ना ज़्यादा होगी, हमेशा क्लोज इंटरवल 2 एंड 4 के बीच में इसके वैल्यू होगी। सो आंसर हो जाएगा C। और इसी टाइप से कुछ सिमिलर ऑप्शन आपको 2019 में गिवन थे। ये मैंने 13 का क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप 19 का भी देखना, उसमें भी आपको एडिटिव्स मिल जाएंगे सेम क्वेश्चन। ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये RPSC 2018 में आए हुए क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में। क्या क्वेश्चन गिवन था कि इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सच दैट A ट्रांसपोज इक्वल टू I इक्वल टू A ट्रांसपोज A। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि ऑर्थोगोनल है तो फिर उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो अगर प्रॉपर्टी पता है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा +-1 होता है तो आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर जो भी डेफिनेशन गिवन है उसमें आप डिटर्मिनेंट लगा दीजिए दोनों तरफ। ठीक है ना, तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, तो हमने केवल उसका LHS ले लिया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है, हमें पता है। यहाँ डैट की जो प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों को क्या करेंगे अलग अलग। फिर ये हमें पता था कि A और A ट्रांसफर का डिटर्मिनेंट क्या होता है सेम, तो हमने इसको A से रिप्लेस करके लिख दिया A², और A² इक्वल टू 1, तो A बराबर क्या होगा +-1। तो दैट मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा वो या तो +1 होगा या -1 होगा। ठीक। और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन है जिसकी प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद है तो आप लिख सकते हैं +-1। फिर नेक्स्ट 2018 में पूछा गया था
कि यदि किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 1 1 हैं और उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो ए की पावर 100 किसके इक्वल होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी मैंने कल लिखवाई थी यहाँ पे कि अगर कोई मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 1 1 हैं तो ए की पावर n किसके इक्वल होता है? 2 की पावर n-1 इंटू ए के इक्वल। n बराबर क्या गिवन है? 100, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 - 1 यानी 2 की पावर 99 इंटू ए। कहाँ पर गिवन है? बी ऑप्शन में। ठीक, फिर नेक्स्ट है ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये जो जनवरी में आपका पेपर हुआ था स्टेट का 2019 में, उसमें आए हुए क्वेश्चन है। अगर P कोई 4 क्रॉस 4 ऑर्डर मैट्रिक्स है सच दैट P का जो डिटर्मिनेंट है वो 10 है, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उसका हमें डिटर्मिनेंट बताना -3P। फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी जो मैंने लिखी थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो K की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक, यहाँ पे K बराबर कितना है? -3 और ऑर्डर कितना है यहाँ पे? 4। ठीक है ना, तो -3 की पावर 4 तो होगा बाहर और डिटर्मिनेंट ऑफ P एज इट इज़। अब -3 की पावर 4 कितना होता है? 81। दिस वन ये आपको गिवन है 10, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 810। कहाँ गिवन है? ए ऑप्शन में। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसमें एक सिंपल आपको मैट्रिक्स गिवन थे, उसका इन्वर्स पूछा गया था। तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का इन्वर्स कैसे फाइंड करता है वो कल मैंने आपको बताया था। चाहे तो आप उस ट्रिक से फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ तो वो ट्रिक भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, वैसे तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन में एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है और जो क्वेश्चन आया था ओरिजिनल में उसमें एडजॉइंट ऑफ ए यानी जो मैट्रिक्स थी वो यहाँ पे लिखी हुई थी, वो मैंने मेंशन नहीं की, उसको एडजॉइंट ऑफ ए से मैंने मेंशन कर दिया। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे इनके जो सबके कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है। यहाँ 1 है, ठीक है ना, 1, 1/2, 1/3, 1/4। सो केवल यदि हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। एडजॉइंट फाइंड करने की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में ये जो कोफिशिएंट है वो सेम होते तो फिर हम एडजॉइंट भी फाइंड करते। तो मैंने केवल यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड किया इस मैट्रिक्स का, वो सिंपल जैसे हम फाइंड करते हैं वैसे फाइंड किया। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा, 3 कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। सो जो डिटर्मिनेंट है उसमें अपॉन में तो क्या आएगा? 3 और ये फैक्टर आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब जब आप एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट में सब जगह ये फैक्टर आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। केवल क्या मिलेगा? 1/3। अब 1/3 कहाँ है? ए में है, तो केवल आप डिटर्मिनेंट फाइंड करके भी इसका आंसर दे सकते हो लॉजिक से। और अगर आपको प्रॉपर सॉल्व करना है तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको कल जो मैंने मेथड बताया था उससे ट्राई करना कि कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, और एडजॉइंट निकाल के फिर आप इसको कंप्लीट सॉल्व करना तो आंसर मिल जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, अब मैं नेक्स्ट पेज पे शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने की। वो जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी वो काफ़ी यूज़फुल होंगी। किसी भी टाइप की क्वेश्चन आ जाए आपका डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यदि वो शॉर्ट ट्रिक्स पता है तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 मेंशन कर रखी है। इस ट्रिक में हम क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट में अगर इस टाइप के आपको वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है ना, ए बी सी हो, एक्स वाई जेड हो, पी क्यू आर है, बट कुछ यहाँ पर लेंदी सी वैल्यूज़ गिवन है और आपको उसकी जो वैल्यूज़ है वो भी ए बी सी की फॉर्म में पूछी है यदि, तो उस केस में एक सबसे सिंपल ट्रिक है कि यहाँ पे जो भी अननोन है, जैसे ए बी सी लिए मैंने यहाँ पे, तो ए बी और सी तीनों के वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि सब जगह आप 1 पुट कर दीजिए। ठीक, 99% केस में आंसर तो 1 पुट करने पे मिल जाएगा। ठीक है ना, जो भी ए बी सी है, पी क्यू आर है, एक्स वाई जेड है, कोई भी अननोन हो, उन तीनों की वैल्यू आपको सेम लेनी है 1। अगर सपोज 1 लेने पे या 2 से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे सेम आ रहे हैं तो फिर आपको नेक्स्ट जो लेना होगा 1 2 3 लेना होगा। 1 लेने पे आपको 100% यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट 1% चांस ऐसा होगा कि जब आपको कोई भी 2 ऑप्शन यहाँ पे सेम मिलेंगे तो उस केस में आप ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 लेके वापस से सॉल्व करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना।
तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करें और आंसर भी ABC की फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, A, B और C को 1 1 पुट कर दिया। यहाँ 1 पुट करेंगे तो डिटर्मिनेंट कुछ ऐसी मिलेगी। इसमें एक कॉलम यहाँ पे क्या होगा 0 के इक्वल, तो आंसर भी क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब यही काम आपको ऑप्शन में भी करना है कि ABC की वैल्यू 1 1 पुट करके चारों ऑप्शन चेक करना है। पहले ऑप्शन में पुट किया तो आंसर 1, सेकेंड में पुट किया तो 0, थर्ड में पुट किया तो 3, फोर्थ में पुट किया तो 6। 0 किस में है, B में, तो B इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन में, 10 से 15 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व हो जाएंगे इस ट्रिक की हेल्प से। अब नेक्स्ट सपोज ये डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, यहाँ पे भी ABC की फॉर्म में है और ऑप्शन भी ABC की फॉर्म में है। तो A, B और C को 1 ले लीजिए। अब डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे तो जब यहाँ पे ABC 1 पुट करेंगे तो बनेगा 2 1 1 1 2 2 1 1 2। आप जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे इसको सिंपल सॉल्व करके इसके वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैंने फाइंड की यहाँ पे 4। अब आंसर में देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन 4 देगा। तो सब में ABC बराबर आप 1 1 पुट करके चेक कर लीजिए। तो केवल एक ही ऑप्शन है A जो 4 दे रहा है, बाकी तीनों ऑप्शन अलग आंसर दे रहे हैं। ठीक, आप सपोज यहाँ पर अगर D ऑप्शन भी, यहाँ नन ऑफ डी लिखा हुआ है, बट सपोज D ऑप्शन में कुछ ऐसा लिखा होता है कि वो भी आंसर 4 ही दे रहा होता, तो फिर B और C को तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। A और D में से आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे भी 1 2 3 पुट करके चेक करेंगे कौन सा आंसर सेम आ रहा है। फिर नेक्स्ट नंबर 3 एग्जाम्पल है, इसमें भी बोला गया है कि इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है ना, ABC की फॉर्म में आपको डिटर्मिनेंट गिवन है और ABC की फॉर्म में आंसर गिवन है। तो जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग आप ABC की वैल्यू 1 1 पुट कर दीजिए। अब 1 1 पुट करने पे इसको सॉल्व करके देख लीजिए क्या दे रहा है। अब ये जो डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे आपने सिंपल सॉल्व करके इसको फाइंड कर लिया आंसर 27। अब ऑप्शन से देखना है कि 27 कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो सिंपल सा आपको दिखेगा कि जो C ऑप्शन है उससे आपको मिलेगा 27, बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा C। तो सबसे सिंपल मेथड है डिटर्मिनेंट फाइंड करने की, जो ऐसे लेंदी आपको डिटर्मिनेंट गिवन होती है। ठीक है ना, अब इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इस शॉर्ट ट्रिक से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो ट्राई करके देखना, मैं आपको टेलीग्राम पे अब इसके क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँगी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के मिक्स, तो आप उनकी प्रैक्टिस करना। साथ में आंसर की भी होंगे, कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी होंगे। फिर भी आपको यदि डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट ट्रिक नंबर। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 है। इसमें मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ गिवन ABC या फिर PQR या फिर XYZ, यानी जो डिटर्मिनेंट में ABC हो या PQR या XYZ, इनमें से कोई भी AP GP HP में गिवन है, तो फिर आपको वहाँ पर डिटर्मिनेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना देखे आंसर बोल देंगे इसका आंसर क्या होगा 0 के इक्वल। ठीक, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे बोला गया है कि ये डिटर्मिनेंट फाइंड करें, बट यहाँ पे ये जो A B और C हैं वो क्या है AP में है। तो जैसे ये लाइन लिख दी, अब ऑप्शन में कुछ भी गिवन हो, इस टाइप के क्वेश्चन में एक ऑप्शन आपका 0 भी होगा तो उस केस में आंसर क्या होगा 0, बाकी ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट गिवन है log AN, फिर है AN+1 AN+2 अप टू log AN+8। अब यहाँ पे जो A1 A2 AN है, ये जो टर्म्स गिवन है ये गिवन है यहाँ पे GP में। अब जैसे GP में लिख दिया तो फिर आपको अगेन आंसर बिना देखे दे देना इसका 0। इसको सॉल्व करने की या कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्या होगा 0, चाहे AP हो, चाहे GP हो, चाहे HP लिखा हो। ठीक, तो ये यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 थी डिटर्मिनेंट की। अब जब हमने ट्रिक नंबर 1 की थी उस पर बेस 2018 में RPSC में क्वेश्चन था कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये फाइंड करके बताएं और ABCD 4 ऑप्शन। अब ABC की फॉर्म में है और आंसर भी ABC की फॉर्म में ही है, तो ABC को 1 पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 2 2 2 2 2। तो यहाँ अभी मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि यदि कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो बिना सॉल्व करें आप आंसर बोल देंगे 0, कि ऐसे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता है।
अब जीरो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो बी में भी जीरो है, बट जब ए सी और डी को चेक करेंगे तो डी जो है वो भी जीरो दे रहा है। 1 + 1 + 1 3 - 3 यानी जीरो। सो दैट मीन ए और सी तो आंसर हो नहीं सकता, बी और डी। अब यदि दो ऑप्शन सेम आ जाते हैं तो फिर नेक्स्ट जो है 1 2 3 पुट करके चेक करना होता है। तो जो 1 1 वाला काम है वो तो आप डायरेक्ट यहाँ भी चेक कर सकते हो, वो तो मैंने आपको लिख के बताया, बट आप बिना लिखे भी जैसे क्वेश्चन आप देखते हो तो आप करेंगे, यहाँ पर 1 1 पुट करेंगे तो ये 2 2 2 हो गया, दैट मीन दोनों सेम हो गए तो आंसर जीरो। अब ऑप्शन में देखेंगे तो ये भी जीरो है और डी भी जीरो दे रहा है, तो दैट मीन आपको ये प्रोसेस तो नहीं करना, आपको डायरेक्ट ये प्रोसेस करना होगा 1 2 3। अब 1 2 3 पुट करके इसके डिटर्मिनेंट के एलिमेंट फाइंड करेंगे तो कुछ एलिमेंट ऐसे मिलेंगे। इसको जैसे हम डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं वैसा ओपन करके इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या है 18। अब 18 आ गया तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो बिना देखे आप आंसर क्या बोल देंगे, डी होगा। और चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ चेक कर रखा है, तो आंसर क्या आएगा 18। ठीक, तो ये वेरीफाई भी हो गया जो मैंने वहाँ पे बोला था कि अगर 1 1 1 से आंसर नहीं मिलेगा तो फिर आंसर 1 2 3 से मिलेगा। 99% केस में तो 1 1 से मिल जाएगा, 1% केस होगा जब 1 2 3 अप्लाई करना होगा। ओके, अब ये डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक तो वैसे ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, बस यही कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स थे और ट्रिक्स थी। फिर भी मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करवा देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो से बाहर आपको डिटर्मिनेंट का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आप इस वीडियो में जो भी मैंने ट्रिक्स बताई हैं, जो भी मैंने रिजल्ट प्रॉपर्टी बताई हैं, उनको अच्छे से कर लेते हो तो आप डिटर्मिनेंट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और मैं इनके प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक। अब लास्ट शॉर्ट देखिए हमारी नंबर 3, इसमें मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट है, यदि कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है इस फॉर्म में, जिसमें क्या है कि ये जो डायगोनल है ये और ये जो दूसरा डायगोनल है, कर डायगोनल में ही एंट्रीज लिखी हुई है, बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, 0 के इक्वल, ठीक है ना। तो ये वाला डायगोनल माना मैंने अल्फ़ा है और ये दूसरा डायगोनल मैंने क्या माना, बीटा है। जैसे मैट्रिक्स है तो इसमें ये तो डायगोनल, ये तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और ये हो गया इसका दूसरा डायगोनल, ठीक है ना। और अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट होगा हमेशा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की होल पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है n/2। अगर सपोज ये वैल्यू 2.5 आपको ऐसे मिल जाती है सॉल्व करने पे, तो आप आंसर क्या लिखेंगे इसका 2, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है ना। n हमेशा नेचुरल नंबर होगा ऐसे, तो हमेशा वैल्यू इस टाइप से मिलेगी, तो आपको हाईएस्ट इंटीजर लेना है, जो भी इंटीजर की वैल्यू होगी। तो इस फॉर्मूले से आप इस टाइप की मैट्रिक्स का इजीली डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया है कि इसकी वैल्यू फाइंड करके बताएं, तो इसमें ये वाला जो डायगोनल है वो तो 2 है और ये जो दूसरा डायगोनल है वो 3 है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है 0, और ऑर्डर क्या दे रखा है 6 क्रॉस 6। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इससे आप इजीली निकाल सकते हो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की होल पावर n/2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 6/2 3, ये कितना 4 - 9, दैट मीन्स -5 का होल क्यूब माइनस 125, ये आंसर होगा। अब इसी टाइप से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है आपको, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये वाला डायगोनल तो है 3, ये वाला डायगोनल है यहाँ पे 4, सॉल्व करना, आंसर बताना कि इसका आंसर क्या मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पे, अब आप लोग प्रैक्टिस करना। सो आई होप गाइस you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.